हेलो स्टूडेंट। हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी कक्षा 11 का पॉलिटिकल साइंस का जो है चैप्टर 6 न्यायपालिका ये करवाऊंगी मैं। तो देखिए, ये जो एनसीईआरटी के हैं, एनसीईआरटी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये है ही, साथ ही जो एस्टेट का एग्ज़ाम या टीईटी के एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा है किसी भी तरह का, उनके लिए ये काफ़ी उपयोगी है। बिहार एस्टेट के लिए भी ये काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि पिछले बार जो क्वेश्चंस आए थे वो उनमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके एनसीईआरटी बुक से था। तो सिर्फ आप बिहार बुक का ही ना पढ़े बल्कि एनसीईआरटी को भी पढ़े। तो आप पूरा वीडियो देखें फ्रेंड्स। ये एनसीईआरटी नोट्स है, इसको मैंने शॉर्ट में करवाया है। पूरे चैप्टर का जो सार है वो मैं आपको बताऊंगी, तो आप पूरा देखें। न्यायपालिका जो होती है, देखिए, न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है। 1973 में 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़कर न्यायमूर्ति एएन रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। कि कब किया गया? 1973 में। किसको? न्यायमूर्ति एएन रे को। 1975 में न्यायमूर्ति एचआर खन्ना को पीछे छोड़ते हुए न्यायमूर्ति एमएच बेग की नियुक्ति की गई। 1991 में पहली बार संसद के 108 सदस्यों ने सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। 1992 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की एक उच्च स्तरीय जांच समिति ने न्यायमूर्ति बी रामास्वामी को पंजाब और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश रहते सार्वजनिक धन का निजी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने और संवैधानिक नियमों की धज्जी उड़ाने के कारण नैतिक पतन तथा पद का जानबूझकर गंभीर दुरुपयोग करने का दोषी पाया। अब देखिए, अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय दिए गए आदेश का पुनर्वालोकन करने की शक्ति होगी। तो ये किसमें है? अनुच्छेद 137 में ये है कि जो आपका उच्चतम न्यायालय जो है वो क्या करेगा? अपने द्वारा जो सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन करेगा। 137 में। अनुच्छेद 144 में देखिए क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता से कार्य करेंगे। ठीक है। अनुच्छेद 32 में है जो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश आदि जारी करके मौलिक अधिकारों को फिर से स्थापित कर सकता है, ये है। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालयों को भी ऐसे रीट जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 13 सर्वोच्च न्यायालय के किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर उसे लागू होने से रोक सकता है। न्यायपालिका देश की लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना का एक हिस्सा है और न्यायपालिका देश के संविधान, लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति क्या होगी? जवाबदेह होती है। अब देखिए, इससे रिलेटेड हम प्रश्न देख लेते हैं कि जैसे सर्वोच्च न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के विभिन्न तरीके कौन कौन से हैं, और में जो बेमेल है उसे छांटिए। तो जैसे देखिए यहाँ दिया हुआ है, पहला है सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ली जाती है। न्यायाधीशों को अमूमन अवकाश प्राप्ति की आयु से पहले नहीं हटाया जाता। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का तबादला दूसरे न्यायालय में नहीं किया जा सकता। न्यायाधीशों की नियुक्ति में संसद की दखल नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला दूसरे उच्च न्यायालय में नहीं किया जा सकता है। क्या न्यायाधीश की स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि न्यायपालिका किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है? तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है? तो देखिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि न्यायपालिका किसी के प्रति जवाबदेह न हो। न्यायपालिका भी संविधान का ही भाग है और संविधान के ऊपर नहीं है। न्यायपालिका भी संविधान के अनुसार ही कार्य करेगी। न्यायपालिका का उद्देश्य भी संविधान और प्रजातंत्र के उद्देश्य को पूरा करना है। अतः न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता का निर्णय को सम्मान पूर्वक स्वीकार किया जाए। न्यायपालिका अपनी नियुक्ति के लिए, सेवा काल के लिए, सेवा शर्त और सेवा सुविधाओं के लिए
भी पक्षपात रहित हो। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता है तथा संपूर्ण स्थान प्राप्त है। अब देखिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान के विभिन्न प्रावधान कौन कौन से हैं। तो पहला है, न्यायाधीशों की नियुक्ति में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है। दूसरा है, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निश्चित योग्यताएं और अनुभव दिए गए हैं। न्यायपालिका अपने वेतन, भत्तों और अन्य आर्थिक सुविधा के लिए कार्यपालिका अथवा संसद पर निर्भर नहीं है। उनके खर्चों से संबंधित बिल पर बहस और मतदान नहीं होता। न्यायपालिका की सेवा काल लंबा और सुरक्षित होता है। यद्यपि कुछ परिस्थिति में इनको हटाया भी जा सकता है, परंतु महाभियोग की प्रक्रिया काफ़ी लंबी और मुश्किल होती है। न्यायाधीश के कार्यों और निर्णयों के आधार पर उनकी व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती। जो न्यायालय का और उसके निर्णयों का अपमान करते हैं, न्यायालय उनको दंडित कर सकती है और न्यायालय के निर्णय बाध्यकारी होते हैं। देखिए, भारतीय न्यायपालिका की संरचना का वर्णन है। तो भारतीय संविधान एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है। इसका अर्थ यह है कि विश्व के अन्य संघीय देशों के विपरीत भारत में अलग से प्रांतीय स्तर के न्यायालय नहीं हैं। भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय तथा सबसे नीचे जिला और अधीनस्थ न्यायालय है। जैसे देखिए, आप देख सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला अदालत और अधीनस्थ न्यायालय है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला अदालत और अधीनस्थ न्यायालय के क्या कार्य हैं। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के देखिए कार्य देखना जरूरी है। इसमें फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है। यह किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है और यह किसी उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय भी भिजवा सकता है। ये है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का। सर्वोच्च न्यायालय के बाद आता है भारत का उच्च न्यायालय का कार्य। निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई कर सकता है। मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रीट जारी कर सकता है। राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा कर सकता है और अपने अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करता है। नेक्स्ट है भारत में जिला अदालत के कार्य। तो देखिए, जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई करती है। निचली अदालतों के फैसलों पर की गई अपील की सुनवाई करती है। गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों का फैसला देती है। और जो भारत के अधीनस्थ न्यायालय के क्या कार्य हैं, तो ये फौजदारी और दीवानी के मुकदमों पर विचार करती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का देखिए वर्णन है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है, लेकिन वह संविधान द्वारा तय की गई सीमा के अंदर ही काम करता है। सर्वोच्च न्यायालय के कार्य और उत्तरदायित्व संविधान में दर्ज है। सर्वोच्च न्यायालय को खास किस्म का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। जैसे देखिए, मौलिक में है संघ और राज्यों के बीच तथा विभिन्न राज्यों के बीच आपसी विवादों और का निपटारा करना। रीट क्या है? व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध आदेश या उत्प्रेषण लेख तथा अधिकार परीक्षा जारी करने का अधिकार जो है उसको रीट कहते हैं। अपीली में आता है दीवानी, फौजदारी तथा संवैधानिक सवालों से जुड़े अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमों की अपील पर सुनवाई करना। ठीक है। और विशेषाधिकार में आता है भारत के भूभाग के किसी अदालत के द्वारा पारित मामले या दिए गए फैसले पर स्पेस लीव पिटीशन के तहत की गई अपील पर सुनवाई करने की शक्ति। सलाहकारी में देखिए, जनहित के मामलों तथा कानून के मसले पर राष्ट्रपति को सलाह। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार का अर्थ क्या है? तो मौलिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। जैसे मुकदमों में पहले निचली अदालतों में सुनवाई जरूरी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार उससे संघीय मामलों से संबंधित सभी विवादों में से अंपायर या निर्णायक की भूमिका देता है। किसी भी संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच तथा विभिन्न राज्यों में परस्पर कानूनी विवादों का उठना स्वाभाविक है और इन विवादों को हल करने की जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय की है। इसे मौलिक क्षेत्राधिकार इसलिए कहते हैं क्योंकि इन मामलों को केवल सर्वोच्च न्यायालय ही हल कर सकता है और इनकी सुनवाई न तो उच्च न्यायालय और न ही अधीनस्थ न्यायालय में हो सकती है।
अपने इस अधिकार का प्रयोग जो है सर्वोच्च न्यायालय न केवल विवाद को सुलझाता है फ्रेंड्स, बल्कि संविधान में दी गई संघ और राज्य सरकार की जो शक्ति है की भी व्याख्या करता है। अब भारत में सर्वोच्च न्यायालय के रीट संबंधी क्षेत्राधिकार क्या है। तो अभी मैंने आपको समझाया कि रीट क्या है। तो देखिए, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कोई व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अपने विशेष आदेश रीट के रूप में दे सकता है, जैसे कि उच्च न्यायालय भी रीट जारी कर सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है उसके पास विकल्प है कि वह चाहे तो उच्च न्यायालय या सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। इन रीटों के माध्यम से उच्च न्यायालय जो है कार्यपालिका को कुछ करने या न करने का आदेश दे सकता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अपीली संबंधी क्षेत्राधिकार क्या है। तो देखिए, सर्वोच्च अपीली का मतलब क्या है। अपीली क्षेत्राधिकार का मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय पूरे मुकदमे पर पुनः विचार करेगा और उसे कानूनी मुद्दों की दोबारा जांच करेगा। यदि न्यायालय को लगता है कि कानून या संविधान का वह अर्थ नहीं है जो निचली अदालतों ने समझा, तो सर्वोच्च न्यायालय उसके निर्णय को बदल सकता है तथा उसके साथ उन प्रावधानों की नई व्याख्या दे सकता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय है, ठीक है। और कोई भी व्यक्ति उस उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। लेकिन देखिए क्या है कि लेकिन उच्च न्यायालय को यह प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि वह मुकदमा जो है सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने लायक है। अगर फौजदारी के मामले में निचली अदालत किसी को फांसी की सजा दे तो उसकी अपील सर्वोच्च या उच्च न्यायालय में की जा सकती है। यदि किसी मुकदमे में उच्च न्यायालय अपील की आज्ञा न दे तब भी सर्वोच्च न्यायालय के पास यह शक्ति है कि वह उस मुकदमे में की गई अपील के विचार को स्वीकार कर ले। यानी अगर दे तो भी और ना दे तो भी। और भारत के देखिए सर्वोच्च न्यायालय के सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार का अर्थ बोल रहा है क्या है। तो मौलिक और अपीली क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार भी है। इसके अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है, लेकिन न तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे विषय पर सलाह देने के लिए बाध्य है और न ही राष्ट्रपति न्यायालय की सलाह मानने को बाध्य है, ठीक है। मतलब चाहे तो भेज सकता है और चाहे तो उनको सलाह वो दे सकते हैं, लेकिन कोई जोर नहीं है फ्रेंड। जनहित याचिका क्या है ये जानना भी जरूरी है, कब और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। जनहित याचिका का अर्थ होता है कानून की सामान्य प्रक्रिया में कोई व्यक्ति तभी अदालत जा सकता है जब उसका कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो। इसका मतलब यह है कि अपने अधिकार का उल्लंघन पाने पर वह किसी विवाद में फंसने पर या कोई व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। 1979 में इस अवधारणा में शुरुआत हुई। 1979 में इस बदलाव की शुरुआत करते हुए न्यायालय ने एक ऐसे मुकदमे की सुनवाई करने का निर्णय लिया जिसे पंडित पीरी लोगों ने नहीं बल्कि उनकी ओर से दूसरों ने दाखिल किया था। क्योंकि इस मामले में जनहित से संबंधित एक मुकदमे पर विचार हो रहा था। उसी समय इस सर्वोच्च न्यायालय ने कैदियों के अधिकारों से संबंधित मुकदमे पर भी विचार किया। इससे ऐसे मुकदमों की बाढ़ सी आ गई जिसमें जन सेवा की भावना रखने वाले नागरिक एवं स्वयंसेवी संगठनों ने अधिकारों की रक्षा और गरीबों के जीवन को और बेहतर बनाने और पर्यावरण की सुरक्षा और लोकहित से जुड़े अनेक मुद्दों पर न्यायपालिका से हस्तक्षेप की मांग की। जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का सबसे प्रभावी साधन भी हो गई है। न्याय सक्रियता का हमारी अब देखिए जनहित याचिका की बढ़ती संख्या और सक्रिय न्यायपालिका के विचार का एक नकारात्मक पहलू भी है। कैसे? जनहित याचिका की बढ़ती संख्या और सक्रिय न्यायपालिका के विचार का एक नकारात्मक पहलू भी है क्योंकि इससे जो है न्यायपालिकाओं में काम का बोझ बढ़ा है। दूसरे न्यायिक सक्रियता से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के बीच का अंतर धुंधला हो गया। न्यायालय उन समस्याओं में उलझ गया जिसे कार्यपालिका को हल करना चाहिए।
तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो आप प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।